व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, रशिया यूक्रेन की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता तो कैसा नजारा होता, क्या कुछ दुनिया में पलट जाता। तो भाई साहब ये बहुत मतलब सच में ये वीडियो सबको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं तो चाहता हूँ कि भैया वर्ल्ड वॉर हो ही ना आज के बाद कभी भी। जो अच्छा, आज के मुझे बाद लगा कह कह रहा रहा हूँ, है मैं तो चाहता हूँ हो जाए एक नहीं बार। कभी ना हो भाई। वर्ल्ड वॉर 2 हाँ। के बाद से मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने देखा है कि क्या दशा हो और जाती है किसी कंट्रीज का की। फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं का इससे। नुकसान सबका है। हाँ, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से बहुत अमेजिंग वीडियोस होती है गौरव भाई, बहुत बड़े तरीके से। हाँ। तो लेट्स सी द वीडियो। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के समय में पूरी दुनिया में 12,705 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें से 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स तो अकेले रशिया के पास है। अकेले और रशिया अगर के पास। रशिया ने इन धमकियों के बजाय सच में इन्हें फोड़ दिया तो इंसान लिटरली अपने आधे पिघले शरीर के साथ रेंगता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या ज़ेलेंस्की का 1986 वाला चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर रिपीट होने का डर सच हो जाएगा? वेल, शायद हाँ, और वो भी 1000 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रशिया, जो आज एक बार फिर अपने इस मैप में बदल देने का सपना देख रहा है और दुनिया से लड़ रहा है, डोंट यू थिंक वो पृथ्वी को ही बदल देगा? पर अगर दुनिया खुद को जिंदा रखने में कामयाब हुई और हमने खुद को न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया तो दुनिया वेस्टर्न पावर की नहीं, इंडियन रुपीस की गुलाम बन जाएगी। मगर कैसे? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन टुडेस वीडियो टाइटल, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर ऑन अर्थ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर के करंट डेवलपमेंट्स और इनमें मिल रहे करंट धमकियों की बात करते हैं, जिसमें है थ्रेट नंबर 1, न्यूक्लियर वॉर। अप्रैल 1986 में हुआ चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इंसिडेंट कितना खौफनाक था, इसकी गवाही पिछले 30 सालों से रेडियो एक्टिव वेस्ट की क्लीनिंग देती है, जिसके बावजूद यूक्रेन को उस तबाही के नामो निशान को पूरी तरह मिटाने के लिए 50 साल और लगेंगे। पर ऐसी ही एक तबाही पिछले दिनों एक बार फिर होते होते बची है, जहां रशिया की लगातार बॉम्बिंग की वजह से यूरोप के लार्जेस्ट ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास आग लग गई थी, जो अगर भूल से भी इस प्लांट में अगर लग जाती ना तो 1986 से भी डरावना धमाका होता और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कई यूरोपियन कंट्रीज इसकी आग में झुलसने से खुद को बचा नहीं पाती। हालांकि दुनिया को सिर्फ इस न्यूक्लियर प्लांट से नहीं, पुतिन के न्यूक्लियर हमले की धमकी से भी बचने की जरूरत है। पर अगर रशिया ने न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर अटैक दोनों हमलों में से एक भी चुना, इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि अमेरिका और ईयू दोनों ही रशिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर छोड़ दे, जिससे पूरी दुनिया न्यूक्लियर डिजास्टर्स के चपेट में आ जाएगी। थ्रेट नंबर 2, स्पेस वॉर। अगर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन या आसमान में चक्कर काटने वाला सैटेलाइट किसी रोज मिसाइल की तरह आपके देश में गिर गया तो क्या होगा? तो जो तबाही होगी उसका मंजर काफी डेडली होगा, यानी चारों तरफ लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आएंगे। उनकी चीखें और चारों तरफ फैली लाशें देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। और रशिया से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है, जिसने आईएसएस को यूएस और ईयू पर गिराने की धमकी दी और जिससे यूएस सैटेलाइट्स को टेल करने का मकसद भी सैटेलाइट्स और उनके देशों की तबाही ही है। पर यह तबाही अकेले नहीं, पर अपने साथ वर्ल्ड वॉर 3 भी लेकर आएगी, जो ना सिर्फ यूएस, ईयू, रशिया बल्कि दुनिया भर के देशों को तबाह कर देगा। थ्रेट नंबर 3, कोलिजन ऑफ इकोनॉमी। आज हमारा इंडिया रशिया से 2.3% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी रशिया पर लगने वाले सैंक्शन से इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। पर क्या सच में? क्योंकि ईयू, जो रशिया के क्रूड ऑयल पर 40% डिपेंडेंट है, उसे रशिया बैन के बाद यूएस और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के दरवाजे पर खड़ा होना हो, जहां से हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है। यानी बेसिकली ईयू इज शिफ्टिंग इज इक्वल टू इंडियन सप्लाई में खराबी। ऊपर से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से क्लियरली रिफ्यूज भी कर दिया है, जिससे अब तक ऑयल बैरल प्राइसेस में $110 का सर्ज देखने को मिला है। अब तो उन्होंने कह दिया इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही अब इंक्रीज कर रहे हो, जो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा और कंट्रीज की इकोनॉमी को धीरे धीरे पूरी तरह से तोड़ देगा। पर इसमें ज्यादातर चीजों का इंपैक्ट पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर होने वाला है, पृथ्वी पर नहीं, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर डिजास्टर। सो आखिर कैसा होगा वो मंजर जब ये न्यूक्लियर डिजास्टर शुरू होगा? बहुत खतरनाक होगा। 30 अक्टूबर 1961 ये वो दिन था जब सोवियट्स ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब द ज़ार बॉम्बा को अपने नोविया ज़ेम्लिया टेस्ट साइट पर ड्रॉप किया। इस ब्लास्ट से उस वक्त इतना इंटेंस आग और हीट जनरेट हुआ कि कहा जाता है करीब 100 किलोमीटर दूर खड़े लोगों तक को 3rd डिग्री बर्न्स का सामना करना पड़ा था और 9498.5 किलोमीटर्स के एरिया में मौजूद पूरी जमीन बस एक खाली चलता हुआ बंजर मैदान बनकर रह गया।
सो अब इसी से सोचो, रशिया के पास आज करीब 5,977 न्यूक्लियर बॉम्ब्स Nuclear है, bombs. which is around 47.04% of the total number of nuclear weapons in the world. यानी आज के समय अगर रशिया ने न्यूक्लियर वॉर शुरू किया कर दिया। और बाकी कंट्रीज भी उस पर कूद पड़े, तो उन ब्लास्ट से निकली हीट से हर सब जगह बस खराब हो जाएगा, सब आग कुछ ही। हो। ब्लास्ट रेंज में मौजूद सभी लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे और जो बच जाएंगे वो अपने आधे पिघले धड़ को लेकर बस कहीं छुपने की जगह तलाशते नजर आएंगे। पर सैडली ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद तो असली खेल शुरू होगा विद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग विद नंबर 1, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग। रैपिड ग्लोबल वार्मिंग। ब्लास्ट और उनके पैदा हुए फॉरेस्ट फायर से पृथ्वी का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तेजी से डिप्लीट होने लगेगा, जिससे आसमान में बस टॉक्सिक गैसेस ही राज करेंगे। अब क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस है, पृथ्वी का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा और पोलर आइस तेजी से मेल्ट होने मेल्ट लगेगा, होने लीडिंग टू सडन राइज इन द सी लेवल एंड आल्सो एसिड रेन, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसिड रेन। जब ब्लास्ट के तुरंत बाद उनसे निकली हीट अपने चरम पर होगी, तब उससे समुद्र का पानी तेजी से इवेपोरेट होने लगेगा और उससे बने बादल टॉक्सिक गैसेस के साथ एसिड रेन के तौर पर बरसने लगेंगे। यानी जमीन के साथ साथ अब पानी भी सबकी जान का दुश्मन बन चुका होगा, किलिंग मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स एज वेल। लेकिन इसी दौरान साइमल्टेनियसली एक और अनहोनी भी अपने पैर पसारते नजर आएगी, एंड दैट वुड बी अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। अरे नंबर 3, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। साल 1961 में जब सिर्फ एक जार बॉम्ब को जमीन से 13,000 फीट ऊंचाई पर फोड़ा गया था, तब भी उससे रिक्टर स्केल पर 5 से 5.52 मैग्नीट्यूड के साइस्मिक या भूकंप वेव्स पैदा हो गए थे, जिन्होंने पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए थे। यानी अगर हजारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़े गए तो उससे पैदा हुए भूकंप से जमीन फटने लगेगी, समुद्र में भी ऊंचे ऊंची लहरें उठने लगेगी और देखते ही देखते ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट समुद्र के नीचे समा जाएगा, बिकॉज बर्फ भी तो पिघली थी, रिमेंबर? सो कहने का मतलब इतना है कि इस वक्त तक इंसानों का नामो निशान ऑलमोस्ट मिट चुका होगा। लेकिन सिर्फ इंसानों के खत्म होने से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस सब के बाद शुरू होगा पृथ्वी का पहला मैन मेड आइस एज। नंबर 4, मैन मेड आइस एज। जब ऑलमोस्ट सारी जमीन समुद्र के नीचे समा चुकी होगी, तब उससे पृथ्वी पर चारों ओर लगी आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इन फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस और न्यूक्लियर ब्लास्ट से एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर्स तक पहुंचे डस्ट और ऐश के पार्टिकल्स को जमीन पर फिर से सेटल होने में फिर भी 1 साल तक का समय लग जाएगा। नाउ दिस मीन्स कि ऑलमोस्ट पूरे साल भर सूरज की धूप पूरी तरह से ब्लॉक होगी और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होगा। खैर, इस पृथ्वी का तापमान तेजी से ड्रॉप होने लगेगा, which will lead to the first man-made ice age, जिसके बाद सिर्फ कुछ लकी जीवी होंगे जो मरे हुए जानवरों का मांस खाकर इस डिजास्टर को झेल पाएंगे। But then, after almost a year, जब फाइनली डस्ट और ऐश नीचे सेटल होने लगेगा और सूरज की किरणें भी फिर से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगेगी, तब जाकर पृथ्वी फिर से खुलकर सांस लेने लगेगी बिकॉज ऑफ रीबर्थ तब ऑफ तक रहेगा कौन? नंबर जिस पे ये 5, लोग रीबर्थ करेंगे। ऑफ प्लांट्स। साल भर आसमान ढका होने से बड़े पेड़ पौधों का तो आइस एज में बचने का चांस ही नहीं होगा, लेकिन वो क्या है ना, कितने भी मैस एक्सटिंक्शंस हो, जीवन हमेशा अपना रास्ता फिर से खोज ही लेता, और यही इस बार भी होगा। पेड़ पौधे जो सीड्स और स्पोर्स पैदा करते हैं वो इतने टफ होते हैं कि ज्यादातर नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स को बखूबी झेल लेते हैं, और इसी के चलते जब फिर से धूप खिलेगी तो जमीन पर सेटल हुई राख, डीकेइंग एनिमल से मिले न्यूट्रिएंट्स और फिर से पिघली बर्फ से मिले पानी को एब्जॉर्ब करके पेड़ फिर से फल फूलने लगेंगे और पृथ्वी फिर से हरी भरी होने लगेगी। बट यू नो, अगर ये वॉर न्यूक्लियर लेवल तक गया ही नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल गोला बारूद तक ही रहा, तो हो सकता है कि एक दिन जब आप सोकर उठो तो आपको ये पता चले कि यूएस डॉलर की जगह हमारे रुपये ने ले लिए, क्योंकि इस वॉर से इंडिया एक सुपर पावर बनकर इमर्ज होगी। वेल, आप में से काफी लोग खुशी के मारे पागल हो रहे रहोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो चीज मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कही है वो हमारी हकीकत बन सकती है। कैसे? दरअसल इंडिया आज इस वॉर के बीच एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, जिससे यूरोप, रशिया और यूएस जैसी कंट्रीज जो इस वॉर में तन मन धन से जुड़ी है, उन जैसी तबाही से, उस इम्पैक्ट से हम बच जाएंगे। पर यह दुनिया इन्फ्लेशन से नहीं बच पाएगी,
और अगर बचना चाहे तो इस इन्फ्लेशन से बचने का दुनिया के पास एक ही रास्ता होगा, रीन्यूएबल एनर्जी, जिसे पाने के लिए दुनिया भर के देश आज ग्लोबल स्टेजेस पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, पर इंडिया की तरह इन देशों में से कोई भी इस एनर्जी को पा नहीं सका है, क्योंकि हमारे इंडिया ने 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को रीच करने का गोल बनाया, जो इंडिया ने नवंबर 2021 तक पूरा भी कर लिया। और इंडिया के इसी एडवांटेज की वजह से इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज को रीबिल्ड कर रही होगी, उस वक्त इंडिया इन्हीं देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। लेकिन इंडिया को सुपर पावर बनाने वाली रीन्यूएबल एनर्जी के साथ और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिया के फेवर में होंगे, जैसे एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के मामले में भी इंडिया काफी हद तक सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, और इन टर्म्स ऑफ लैंड 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। यानी भले ही इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनने में टाइम लगेगा, पर इंडिया विल डेफिनेटली ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते यूरोप ने पूरी दुनिया में पीछे छूट चुके देशों के साथ इंडिया पर अपनी लगाम कस ली थी, हमारे देश इंडिया को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया था, क्या इस बार इंडिया उसकी राह चुनेगा और यूरोप को गुलामी की जंजीरों में बांधकर उस पर राज करेगा, या फिर हमारा देश एक सुपर पावर बनने के बाद भी अपने मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन। बिल्कुल भाई, गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत मतलब तो एक बार बता रही है, ये ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग वे में कौन ही यूट्यूब पे इतना बड़े तरीके से बताता है, एंड इस वीडियो में आप मेहनत देख सकते हो। इंडिया नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि कितने रिलीजन के लोग कहाँ से आज भी रहते हैं, जैसे कितने आते हैं, लेकिन उन्हें भी फ्रीडम दी हुई है। मतलब बोलते भी हैं, पीएम तक को बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन नहीं उन्हें वो क्या है, तो इंडिया का वो है, वो अपनी मॉरल वैल्यू नहीं भूलेगा, वो नहीं करेगा वो वाली चीज। और देखो ये चीज बता दी, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया, एक वो जो वो ऊपर से गिराया था उसका नुकसान दिखाया था ना, कितना हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि 3rd डिग्री बर्न कितने लोगों बन रहे हैं, जब सब खत्म होगा तो ये था कि हमारा राज होगा, तुम राज करोगे किस पे? खत्म जिंदगी तो सब तो खत्म ही हो गया। थोड़े समझदार हो रहे हैं अब कंट्रीज तो समझदार, लेकिन अभी ये जो थोड़ा पेचीदा मामला है ना यूक्रेन रशिया का, एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से रिजल्ट ये होगा, यूक्रेन मना कर देगा नाटो की सदस्यता के लिए, और रशिया फिर उसमें खुश हो जाएगा और फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर इसमें अड़े रहे नहीं हमें तो चाहिए, और बाद में खुद को ये लगेगा कि थोड़ा सा ये पहले कर देता तो कितनी लाइफ भी बचती, न्यूज में भी कितना यूक्रेन को नुकसान कितना हो रहा है। और यूक्रेन वो न्यूज में भी बता रहे कि शायद से यूक्रेन ने कह दिया कि उसको नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता, ऐसा कुछ चल रहा है अभी, तो अभी पूरा मामला अभी ऑफिशियल तरीके से तो हुआ नहीं है, बाकी से पता लगे। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया, अब मतलब वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो गया, तो भाई साहब सब खत्म हो जाएगा। नो डाउट रीबर्थ तो होगा, क्योंकि प्रकृति का खेल है, वो दोबारा शुरू होगा। लेकिन तो इतनी बार युग जो बदले खत्म हुआ है, मतलब मानव जो खत्म हुए हैं, नए नए आए हैं ना, बट यार सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं समझदारी से काम लेना चाहिए, और ये अच्छा लगा मुझे कि इंडिया सेल्फ रिलायंट है, और उस बहुत जल्दी उस तरीके पहुंच भी, क्योंकि देखो फूड प्रोड्यूसिंग में भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी काम कर रहा है अच्छे से हर फील्ड में, और वो ना स्किल्ड इंडियन लेबर्स को हर एक को और स्किल्ड बना रहा है कि जो भी आप काम करते हो, चाहे वो लेबर का काम हो, चाहे एज एन आप कोई खुद का बिजनेस चलाते हो, चाहे एग्जांपल एक टेलरिंग का भी होता है, तो उसमें स्किलफुल इंडिया वाला इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ ना ही हो और जल्दी से शॉर्ट हो जाए तो बढ़िया ही है सबके लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भैया नहीं झेल सकती है दुनिया, नहीं झेल सकती, क्योंकि अब सारी कंट्रीज भर के बैठी हैं हथियार बहुत तगड़े लेवल पे। आई एम सॉरी, वीडियो काफ़ी कुछ आप लोग को बताया होगा, गौरव भाई के चैनल से थी, गेट सेट फ्लाई फैक्ट, अमेजिंग वीडियो, एंड हेड्स ऑफ टू हिम फॉर क्रिएटिंग सच अमेजिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।